हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 27 दिसंबर का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यूट्यूब ने भारत की जीडीपी में कितना योगदान दिया है? तो यूट्यूब ने भारत की जीडीपी में 10,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। यूट्यूब से जुड़े इकोसिस्टम ने साल 2021 के दौरान भारत की जीडीपी में 10,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। इसके अलावा इसने करीब 7.5 लाख फुल टाइम नौकरियों को पैदा करने में भी अपना योगदान दिया है। अगला प्रश्न है, किस देश में नया ट्रांसजेंडर कानून पारित हुआ है? तो ये कहाँ हुआ? स्पेन में हुआ है। स्पेनिश संसद के निचले सदन ने 16 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों को चिकित्सा पर्यवेक्षण की आवश्यकता के बिना कानूनी रूप से दर्ज लिंग को बदलने की अनुमति देने वाले एक कानून को मंजूरी दी है। केंद्र वाम गठबंधन सरकार द्वारा तैयार किए गए कानून के अनुसार 14 से 16 वर्ष की आयु के नाबालिगों को उनके माता पिता या कानूनी अभिभावकों के साथ होना चाहिए और 12 से 13 वर्ष के बीच के लोगों को स्थानांतरित करने के लिए न्यायाधीश की अनुमति की आवश्यकता होगी। चलिए बात कर लेते हैं स्पेन की। राजधानी है मैड्रिड, मुद्रा यूरो, प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और सम्राट कौन है? फिलिप 6। तो स्पेन में नया ट्रांसजेंडर कानून पारित हुआ है, जिसके तहत अब 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है। और स्पेनिश फिल्म निर्देशक और लेखक कार्लोस सोरा को गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। और 7वां फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 स्पेन ने जीता है। तो ये थे स्पेन से संबंधित करंट अफेयर के प्रश्न। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? उनका नाम है पुष्प कमल दहल प्रचंड। तो नेपाल में सीपीएन माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड को तीसरी बार नेपाल देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने प्रचंड को संविधान के अनुच्छेद 76.2 के अंतर्गत प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। चलिए बात कर लेते हैं हाल ही में नवनियुक्त प्रधानमंत्रियों की। तो पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और सितवनी राबुका फिजी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और इन्होंने कोमोडोर जोसिया फ्रांक बेनिमा रामा का स्थान लिया है। और लियो बराडकर आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वेट्सी सावेज पेरू के नए प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं। चलिए बात करते हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी। निम्न में से किसने आलोक सिंह को अपने कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है टाटा समूह ने। टाटा समूह ने 1 जनवरी 2023 से आलोक सिंह को अपने कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख नियुक्त किया है। कम लागत वाले एयरलाइंस व्यवसाय में कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय में एयर एशिया इंडिया एवं एयर इंडिया एक्सप्रेस शामिल होंगे। वर्तमान में टाटा समूह 4 एयरलाइंस का संचालन करता है। वे एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर एशिया इंडिया और विस्तारा हैं। चलिए हाल ही में किस किस की नियुक्ति हुई है उस पर नजर डाल लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की 56वीं पूर्ण बैठक में नेपाल को 2 साल के लिए शांति निर्माण आयोग पीबीसी का सदस्य चुना गया है। 13 जनवरी 2023 से उड़ीसा में होने वाले FIH पुरुष विश्व कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान के रूप में हरमनप्रीत सिंह को चुना गया है। और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हेमंत गुप्ता को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा को नियुक्त किया गया है। और सुहेल एजाज खान सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत बने हैं। वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला को 3 साल के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। और सांसद पीटी उषा और सांसद विजय साई रेड्डी को राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने उप सभापतियों की समिति में नामित किया है।
किस कंपनी ने रिलायंस इंफ्राटेल के मोबाइल टावर और फाइबर संपत्ति का अधिग्रहण किया है? आंसर है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो ने हाल ही में 3,720 करोड़ रुपए में रिलायंस इंफ्राटेल के मोबाइल टावर और फाइबर संपत्ति का अधिग्रहण किया है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने नवंबर में रिलायंस इंफ्राटेल के अधिग्रहण के लिए जियो को मंजूरी दी थी। रिलायंस इंफ्राटेल के लेनदारों के बीच बांटा जाएगा। अब रिलायंस जियो की स्थापना 2007 में हुई थी। जियो के संस्थापक कौन है? मुकेश अंबानी। 24 दिसंबर 2022 को श्री स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को किसने संबोधित किया? तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्री स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को संबोधित किया। श्री स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान की स्थापना 1948 में गुरुदेव शास्त्री जी महाराज श्री धर्मजीवन दास जी द्वारा राजकोट में की गई थी। वर्तमान में इसकी दुनिया भर में 40 से अधिक शाखाएं हैं जो 25,000 से अधिक छात्रों को स्कूल, स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा की सुविधा प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न है, किसे सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? तो इसका आंसर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया को सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक गैर लाभकारी या गैर सरकारी संगठनों को स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करने की अनुमति देता है। उन्हें एक वैकल्पिक फंड रेजिंग संरचना प्रदान करता है। यूके, कनाडा और ब्राजील जैसे देशों में सोशल स्टॉक एक्सचेंज है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो उस पोर्टल का नाम है राइट टू रिपेयर। पीयूष गोयल ने एक नए पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम राइट टू रिपेयर है। इससे देश के ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट्स को रिपेयर करने में मदद मिलेगी और कंपनियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। चलिए, हाल ही में कौन कौन से पोर्टल या ऐप या सॉफ्टवेयर लॉन्च किए गए हैं अपने डाल लेते हैं। तो पीयूष गोयल ने राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया और उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल मणिपुर सरकार ने लॉन्च किया। और भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने उड़ीसा राज्य के 10 जिलों में जिला न्यायालय डिजिटाइजेशन हब का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने घर पोर्टल लॉन्च किया। त्रिपुरा सरकार ने अमर पोर्टल लॉन्च किया। राष्ट्रपति महोदया ने ई महाकुंभ पोर्टल लॉन्च हाल ही में किया है। वीर बाल दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 26 दिसंबर को। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वीर बाल दिवस श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत का प्रतीक है। श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादों जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को तत्कालीन शासक औरंगजेब के आदेश पर मुगलों द्वारा कथित रूप से मार डाला गया था। फतेहगढ़ साहिब उस स्थान का नाम है जहां वे शहीद हुए थे। UIDAI ने कितने साल पहले जारी आधार में अपने दस्तावेजों को अपडेट करने का आग्रह किया है? तो आंसर है 10 साल। जिन लोगों को 10 साल पहले आधार जारी किए गए थे और उसके बाद के वर्षों में उन्होंने कभी उसमें अपडेशन नहीं कराया है, ऐसे आधार नंबर धारकों को अपने दस्तावेज अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। लोग सहायक दस्तावेज ऑनलाइन या माई आधार पोर्टल में अपलोड करके
अथवा नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर अपने आधार को अपडेट करा सकते हैं। पिछले एक दशक के दौरान आधार संख्या भारत के निवासियों की पहचान के सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रमाण के रूप में उभरी है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित 319 योजनाओं सहित 1100 से अधिक सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत सेवाओं के वितरण के लिए आधार आधारित पहचान का उपयोग किया जाता है। 25 दिसंबर 2022 को सुशासन दिवस के रूप में किसकी जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती। कहाँ मनाई? आयोजन स्थल क्या था इसका? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, दिल्ली। इस दिवस को पहली बार 2014 में मनाया गया था। श्री वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। 1996 में वे 13 दिन के लिए बने थे। उसके बाद 1998 से 99 के दौरान 13 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। 1999 से 2004 तक उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। वे भारतीय जनता पार्टी के पहले नेता थे जो देश के प्रधानमंत्री बने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25 दिसंबर 2022 को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका क्रम था 161वां। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद में हुआ था। वे महान शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्हें महामना के उपनाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1916 में वाराणसी में BHU की स्थापना की थी। उन्हें भारत सरकार ने 2015 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया था। 25 दिसंबर 2022 को भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी की 161वीं जयंती मनाई गई। चलिए हाल ही में कौन कौन सी जयंतियां मनाई गई नजर डाल लेते हैं। तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाई गई। 25 दिसंबर को मदन मोहन मालवीय जी की 161वीं जयंती मनाई गई। 15 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 72वीं जयंती मनाई गई। 4 दिसंबर को 8वें राष्ट्रपति R वेंकटरमन की 109वीं जयंती मनाई गई। 8 दिसंबर को गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती मनाई गई। 7 नवंबर को CV रमन की 134वीं जयंती मनाई गई। गोल्डन बंगाल रॉयल टाइगर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है अपॉन एंट्री और द गोल्ड विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स। 7 दिवसीय कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का समापन हो गया है। लंदन के रविंद्र सदन में आयोजित समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में गोल्डन बंगाल रॉयल टाइगर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म का पुरस्कार स्पेन की फिल्म अपॉन एंट्री और बांग्लादेश की द गोल्ड विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स को मिला। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 15 दिसंबर से शुरू हुआ था। इसमें 42 देशों के कुल 183 फिल्में दिखाई गई थी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म को गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड और 51 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलती है। हाल ही में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि किस राज्य में हुई है? तो इसका आंसर है केरल। केरल में कोट्टयम जिले के अरपुक्करा, वेचूर और नेंदूर क्षेत्रों में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि हुई है। इन क्षेत्रों में कई पक्षियों के मृत पाए जाने के बाद इनके नमूने भोपाल में राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान परीक्षण के लिए भेजे गए थे। जिले के अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में 1 किलोमीटर के दायरे में 7000 से अधिक पक्षियों को मारा जाएगा। कोट्टयम, बैकोम, इत्तमनूर नगर पालिकाओं और आसपास की 12 ग्राम पंचायतों में सोमवार तक पक्षियों की बिक्री और उन्हें लाने ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बर्ड फ्लू के सबसे सामान्य वायरस का नाम H5N1 है। यह एक खतरनाक वायरस है जो पक्षियों के साथ इंसान और दूसरे जानवरों को भी संक्रमित कर सकता है। बर्ड फ्लू अक्सर बीमार पक्षियों के संपर्क में आने से होता है। हालांकि अभी मानव से मानव में संक्रमण का कोई मामला नहीं आया है। बात कर लेते हैं केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान। और आज का अंतिम प्रश्न, लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया लद्दाख में। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।